नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे कि जो नेपाल में एक क्राइसिस हो रहा है, ये किस कारण हो रहा है। वहां पे अभी जो जेन जेड एक यंग जनरेशन है, उसको जेन जेड किसको बोलते हैं, जो 1997 के 2012 के बीच जिनका जन्म हुआ है, वो एक जेन जेन जेड यंग जनरेशन के फॉर्म में आते हैं। उनका कहना ये था कि मतलब जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, केपी ओली हैं, उनके ऊपर काफी सारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया और आरोप कहीं न कहीं ये सही था। कहा जाता है कि चाइना से जो एयरपोर्ट बनने के लिए फंड दिया गया था, उसमें करीब 1400 करोड़ का घोटाला हुआ और भी कई न जाने मतलब कितने सारे घोटाले, बहुत मतलब अजीबो-गरीब का घोटाला देखा गया। और इसका कारण ये हुआ कि वहाँ के जो आम जनता है, उसके जेब पर कहीं न कहीं बोझ बन गया, मतलब महँगाई बढ़ता चला गया। और इसी के कारण वहाँ के जो लोग थे, वो उन्होंने काफ़ी सारा संघर्षों का सामना करना पड़ रहा था उनको। उनका बेरोज़गारी, काफ़ी सारा बेरोज़गारी मुद्दा बन गया था। लोगों को पास जॉब नहीं थे और महँगाई तो आसमान छू रही थी। इन्हीं सब को नज़र देखते हुए लोगों ने देखा कि ये सब आखिर हो कैसे रहा है। 2018 में बोला जाता है कि 2018 के पहले वहाँ राजतंत्र था, मतलब राजा वहाँ पे शासन करता था। 2018 के बाद वहाँ पे लोकतंत्र आया और लोकतंत्र में भी इतनी सारी करप्शन हो रही थी। वहाँ पे खास करके 3 नेता बताया जाता है कि जैसे ऐसे थे, जिनको उलट-पलट के उन्हीं तीनों का सरकार आ रहा था। वो एक दूसरे को गाली दे रहे थे, वो एक दूसरे को गाली दे रहे थे। बाद में उन्हीं तीनों में से एक कोई ना कोई चुन करके सरकार में आ जा रहे थे। और आने के बाद ये हो रहा था कि मतलब काफ़ी सारा घोटालाबाजी हो रहा था, परिवारवाद हो रहा था। अपने-अपने परिवार को लोग सपोर्ट कर रहे थे, जो नेता लोग थे, वो अपने-अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे थे, अच्छे-अच्छे पोजीशन में भर्ती कर रहे थे। गवर्नमेंट और सरकारी नौकरियों में भी अपने-अपने लोगों को भर्ती कर रहे थे। काफ़ी सारा मुद्दा बन गया था, जिसके कारण वहाँ के लोग काफ़ी सारा परेशान थे। वहाँ के नेपाल के जो लोग थे, उनका अपने ही देश में स्टेबल रहने के लिए कोई रोजगार और रोटी की व्यवस्था नहीं थी। इसके वजह से उन्होंने दूसरे-दूसरे देशों में जाकर के अपना रोजी-रोटी के लिए जा रहे थे। जैसे अभी आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि हमारे इंडिया में न जाने कितने सारे मोमोज और क्या-क्या चाउमीन वगैरह जो बेचते हैं, उनको नेपाली ही एक तरीका से रहते हैं, ज़्यादा करके नेपाली ही लोग रहते हैं। और हम लोग बोलते भी हैं कि नेपाली है वहाँ पे तो वो अच्छा फूड बनाएगा, मतलब जो स्ट्रीट फूड कह सकते हैं, मतलब कि जो चाइनीज फूड है एक तरीका से, वो लोग चाउमीन, मंचूरियन वगैरह ये सभी चीज़ थोड़ा-सा करीगरी टाइप के अच्छा बनाते हैं। तो इन सब के कारण ये हो रहा था कि वहाँ के लोग दूसरे-दूसरे देशों में जाकर के अपना वहाँ का पैसा कमा करके वो अपने देश में भेज रहे थे और उस पैसे से वहाँ के नेता लोग अय्याशी कर रहे थे। उनका बच्चे लोग विदेशों में जाके उसी पैसे से वो नाच गाना कर रहे थे और सोशल मीडिया पर न जाने रील बना-बना के डाल रहे थे। काफ़ी सारा रील जैसे नेताओं के बच्चों के भी वायरल हुए हैं, जो कि एक तरीका से ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड कपड़े पहन करके और लोगों को मतलब एक तरीका से वहाँ का नेपाल का जो लोग हैं, उनका कहना था कि हम लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं, हम लोग यहाँ बेरोज़गार हैं, हम लोग यहाँ खाने के लिए तरस रहे हैं और जो ये नेता के बच्चे हैं, ये लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हैं, तो इनका पैसा कहाँ से आ रहा है? तो उनका कहीं न कहीं सोच सही था कि उनका महँगाई वो झेल रहे थे और उनके पैसा से नेता लोग जो थे, उनका बच्चे विदेशों में अय्याशी कर रहे थे। इन्हीं सब के कारण वहाँ के लोगों को काफ़ी सारा गुस्सा आ रहा था और इस सब बातों को कहीं न कहीं नेताओं के बीच भी कहीं न कहीं सुराग पहुँच रहा था। इसलिए वहाँ के नेता लोग ने डिसाइड किया था कि यहाँ का जो सोशल मीडिया है, उसको बंद किया जाए और 1 हफ्ते का टाइम दिया था बंद करने के लिए, लेकिन सारे सोशल मीडिया तो बंद कर दिए थे, लेकिन टिकटॉक वहाँ पे चालू था और लोग टिकटॉक पर वीडियो देख रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने काफ़ी सारा चीज़ों को देखा, सुना, समझा और उसके बाद लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया सरकार के ऊपर कि इस महँगाई को कम किया जाए, हमारे ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, हमें भी थोड़ा मतलब महँगाई से हम इस चीज़ को झेल नहीं पा रहे हैं। इसके कारण वहाँ के जो छात्र थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने सड़कों पर उतरे प्रोटेस्ट के लिए सरकार के खिलाफ। पर सरकार वहाँ का इतना एक तरीका से जिद्दी कह सकते हैं, क्योंकि जो परिवारवाद ऐसा होता है कि न पढ़े लिखे लोगों को भी उस सत्ता में भर्ती कर दिया जाता है और अच्छे-अच्छे पोस्टों पे नौकरियों में भर्ती कर दिया जाता है। और न पढ़ा लिखा होने के कारण ये होता है कि उनका ईगो सिस्टम बहुत ही बड़ा हार्ड होता है। कुछ भी हुआ तो वो लोग का डिसीजन मतलब एक तरीका से अलग तरीका से डिसीजन होता है। तो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ के सरकार ने बोला कि उसको किसी तरह से बंद कराओ, ना होगा तो उसे मतलब उस पे फायरिंग करो, गोली मारो। और वहाँ के पुलिस इस तरीका से मतलब स्टूडेंट के पूरा सीने के ऊपर गोली मारा गया, मतलब सीने के ऊपर गोली मारा गया, ना जाने कितने स्टूडेंट को मार दिया गया। इसके वजह से वहाँ के जो आम जनता थे, जो प्रोटेस्ट में न भी शामिल थे, उन लोगों को भी गुस्सा आया
कि स्टूडेंट को भी मतलब गोली मारा जा रहा है, ये कहाँ का नियम है? लोकतंत्र में कहा जाता है कि अगर कोई भी आदमी प्रोटेस्ट करता है तो उस पर लाठीचार्ज नॉर्मल होता है, नहीं तो उस आंसू गैस छोड़ा जाता है ताकि भीड़ हटे, नहीं तो वाटर का फोर्स किया जाता है ताकि लोगों को भीड़ को कम किया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर प्रोटेस्ट को हटाने के लिए आप किसी को लोकतंत्र में गोली मार देंगे तो फिर जनता भी आपको तो नहीं छोड़ेगी। तो जनता ने भी पलटवार किया और पलटवार करने का नतीजा ये हुआ कि जितने सारे नेताएं थे उनको मार मार के वहां से भगाया गया। यहाँ तक कि उनका जो संसद था उसमें भी आग लगा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को भी जला दिया गया, जहां पे मतलब नेताओं का काला चिट्ठा था उसको भी जला दिया गया। यहाँ तक कि हुआ कि जेल को भी तोड़ दिया गया, जेल में भी आग लगा दिया गया। और उसके कारण ये हुआ कि जेल में करीब 13,000 जो कैदी थे वो भी वहां से निकलकर भाग गए। और इस चीज कहीं ना कहीं गलत भी है और उनका तरीका से कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि स्टूडेंट को मारा गया था इसलिए लोगों के ऊपर तो गुस्सा काफी सारा था। पर यहाँ पे बात समझने का बात यह है कि ये सब हो क्यों रहा है। 2024 में हमने देखा कि शेख हसीना को हटा करके बांग्लादेश में सरकार बनी। यहाँ फिर हमने देखा कि ये श्रीलंका में भी सत्ता पलट हुआ, और तो और पाकिस्तान में भी इमरान खान को हटा करके एक नया सरकार बनाया गया जो कि आशिक मुनी करके है उनका नाम है, तो उनको सरकार में लाया गया। मतलब एक तरीका से कहीं ना कहीं मेरा हिसाब से ये लगता है कि अमेरिका है जो अमेरिका चाहता है कि मतलब उनके खिलाफ, मतलब अमेरिका ये चाह रहा है कि जो जो देश रसिया और चाइना के साथ मिला हुआ है उसको तबाह करने में लगा हुआ है। और वो तबाह करने का पीछे का कारण ये है, ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट आकर के किसी को बोलता है कि तुम इसको मारो। उनका जो अमेरिका का जो फंडा अलग तरीका से फंडा है, उनका कई सारा एनजीओ है, जैसे एजेंसी है, जो कि बोला जाता है एक तरीका से कि आपको किसी ने फंड किया, मतलब आपको किसी ने मदद किया, और उस मदद के बदले एक तरीका से उन्होंने स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। मतलब उस देश का पूरा सिस्टम वो जानते हैं और वो जानते हैं कि कौन मेरा बात मानेगा, उसी को वो लोग सपोर्ट करते हैं और बाकी अदर वाले को वो लोग गिरा देते हैं। किसी न किसी तरीका से फूट डालो राज करो वाला शासन अमेरिका का शुरू से ही करते आया है और यही इसी के कारण कर रहा है। अब इन सब के चीजों के कारण थोड़ा सा इंडिया पर भी प्रभाव हो सकता है, क्योंकि इतने सारे जो हमारे देश के अगल बगल में जो देश है, अगर वो सभी देश अनस्टेबल रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो लोग भारत में आसानी से घुस सकते हैं। जैसे आप कहा जाए कि नेपाल और इंडिया में वीजा नहीं लगता है, और नेपाल के जो जितने 13,000 कैदी हैं वो कहीं ना कहीं उग्रवादी बन करके इंडिया में प्रवेश कर सकते हैं और घुस सकते हैं, और उस चीज को इंडिया सरकार पर काफी सारा कठिनाइयों का झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो एक अलग तरीका से चाल चल रहा है, और वो चाल कहीं ना कहीं अमेरिका सफल भी हो रहा है, क्योंकि रसिया के साथ और यूक्रेन के साथ जो युद्ध हुआ उसके कारण भी कहीं ना कहीं अमेरिका शामिल था, क्योंकि अमेरिका डायरेक्टली यूक्रेन को साथ दे रहा था और वो बोल रहा था यूरोप कंट्री के पास आप मतलब शेयर करो, आप ट्रेडिंग करो यहाँ से, और रसिया को आप छोड़ दो। और इसी के कारण ये हुआ कि यूक्रेन का सरकार अमेरिका का बात मान करके पूरे का पूरा आज यूक्रेन तबाह है और आज भी वहां का संघर्ष चालू है। नेपाल में भी उसी हाल हुआ है। नेपाल का लोग इतना ज्यादा गरीबी का झेल रहे थे कि वो रसिया में जाकर के फौज में भर्ती ले रहे थे, और रसिया वाला उनको 20 से 30 दिन का ट्रेनिंग दे करके यूक्रेन के साथ उनको लड़ने के लिए भेज रहा था, और उसमें वो शहीद हो जा रहे थे। मतलब शहीद होने का मतलब ये है कि उनका जो परिवार न घर का न घाट का रहेगा, क्योंकि जिस परिवार में अगर जो कमाने वाला व्यक्ति है अगर वही शहीद हो जाएगा तो उस घर और उस परिवार का क्या होगा। और आज का डेट में, आज का महंगाई का दौर में हर देश में ऐसा है कि अगर आपके यहाँ कमाने वाला नहीं है, अगर आपका घर में फाइनेंशियल ठीक नहीं है, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि जो करना है मतलब पूरा अलग तरीका से लगेगा, और ये कहीं ना कहीं एक तरीका से देश टूटने का भी बहुत बड़ा कारण बनता है। तो इन्हीं सब के कारण जो वहां का केपी ओली प्राइम मिनिस्टर है उनको मार मार के भगा दिया गया है। उन्हीं को नहीं, काफी सारे नेताओं को मार मार के भगाया गया है। और फिर अभी जो तत्काल में बोला जा रहा है कि वहां पे सुशीला कोकी करके एक जो उनको नेपाल की सत्ता को लिए संभालने के लिए प्रेजेंट में दिया गया है। बाद में हो सकता है इलेक्शन भी होगा, तो वहां के लोगों को समस्या ये लग रहा है कि वहां का राजतंत्र सही था या लोकतंत्र सही है। ये बहुत बड़ा वहां के लिए अभी के डेट में कंफ्यूजन है। तो इन्हीं सब के कारण ये सब चीज हो रहा है। हम लोग सोचते हैं कि अमेरिका बहुत अच्छा देश है, बहुत चीज को मतलब डेवलप किया है, जैसे हम लोग उसी का एंड्रॉइड यूज करते हैं, उसी का गूगल यूज करते हैं, उसी का यूट्यूब यूज करते हैं, उसी का प्ले स्टोर यूज करते हैं, अमेजोन वगैरह हर चीज उसी का यूज करते हैं, और इसी सब चीजों के वो फायदा उठाता है। हमारा सारा का सारा डेटा उसके पास जाता है और वो इस चीज को मैनिपुलेट करके
वो कहीं ना कहीं हर देश को टारगेट करता है। जिसे बोला जाता है कि अगर किसी भी गेम में, अगर जो ऐप वाला गेम है वो उसका तो कंट्रोलर तो जो बनाया है उसको उसके पास रहता है, तो उसमें आपको खेल करके जीतना, उस गेम को जीतना काफी सारा मुश्किल है, क्योंकि जो आदमी उस गेम को बनाया है उसके साथ अगर वो आप गेम खेलेंगे तो ऑब्वियसली है कि वो आपको हरा देगा, आपको लालच देगा, बाद में हरा देगा। तो यही सब चीजों का सबसे बड़ा मेन फंडामेंटल है। तब तक के लिए मैं इतना ही कहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट